जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बोर्ड्स 2024 पॉलिटिकल साइंस का जो है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो उसी की तैयारी में आप लोगों के लिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में जो है 95 प्लस जो है मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकें। तो हम लोग क्या करें दोस्तों, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है, जितने भी, चाहे वो सेट 2 हो, चाहे सेट 1 हो, चाहे सेट 3 हो, तो उन सब पेपरों को जो है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। उन पेपरों को जो है हम लोग एक बार रिवीजन के तौर पर सॉल्व कर रहे हैं, सवालों को देख रहे हैं दोस्तों। और मैं आप लोग को जो है प्रत्येक सवाल को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और क्या सवाल पूछ रहा है आप लोगों से, क्या आंसर हो सकता है, क्या पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ओवरऑल हम लोग जो है एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने जो है सेट 3 का आप लोगों का MCQ की वीडियो बना दी है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आप लोग के 2 नंबर के और 4 नंबर के सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर मैं इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है एक वीडियो में ही ना आप लोगों को पूरा पेपर करा करके जो मैं 2 वीडियो के अंदर इसको शिफ्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 के सवालों को, देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और आप लोगों को किस तरह से सवालों को समझना है और वो सवाल क्या डिमांड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग का जो पहला सवाल है प्रश्न नंबर 2 का, प्रश्न नंबर 13 जो है उसको ध्यान से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मैंने ऑलरेडी जो है एक पेपर सॉल्व करा रखा है, आप लोग चैनल पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 क्या बोलता है दोस्तों आप लोगों से, ये देखिए। खंड ख जो है 2 नंबर के प्रश्न है आपके। तो प्रश्न नंबर आपका 13 जो है वो बोलता है कि भाई साझी संपदा, आप लोगों का जो सवाल पूछा जा रहा है, साझी संपदा संसाधन की अवधारणा को एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी कि सिंपल सा एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि भाई साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं, आप लोग को बताना है। तो आप लोग को पता है साझी संपदा एक ऐसा संसाधन होता है जिसके ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, पूरी दुनिया का अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पर वातावरण है। ठीक है दोस्तों, वातावरण जो है किसी एक देश की वो जो है संपदा नहीं है, सबकी संपदा है। अंतरिक्ष एक देश की संपदा नहीं है दोस्तों, वो सबकी संपदा है। और भी कई सारे उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, जैसे कि आप अंटार्कटिका के बारे में बता सकते हैं। अंटार्कटिका जो है वो सभी लोगों का है, हर देश के वैज्ञानिक वहाँ पर जा करके जो है परीक्षण वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से साझी संपदा का मतलब क्या होता है, जिस पर सभी का अधिकार होता है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में, देखते हैं इसमें क्या सवाल पूछा गया है। तो ये बोल रहा है कि भारत के राजनीति और चुनावी इतिहास में वर्ष 1967 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानने के कोई आप लोग को जो है 2 कारण बताने हैं। ठीक है, तो 1967 आप लोग को ध्यान आना चाहिए। 1967 एक महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है, 2 नंबर का सवाल है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए। देखिए 1967 के दौरान जो है 2 प्रधानमंत्रियों की जो है मृत्यु हो गई दोस्तों। एक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उसके बाद भी आप लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी थी किस तरह से जो है 2 भागों के अंदर बढ़ जाती है ना। कांग्रेस जो पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी, वो 2 भागों के अंदर बढ़ जाती है, यानी कि कांग्रेस के अंदर विभाजन हो जाता है ना दोस्तों। एक मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस और एक इंदिरा गांधी वाली जी कांग्रेस। तो ये जो है आप लोग 2 पॉइंट इसके अंदर बता सकते हो, और भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों से जो है हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इनके उत्तर आप लोग खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। तभी आप लोग का एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन, आप लोग अच्छा जो है स्कोर कर पाओगे, आप लोग अच्छा आंसर लिख पाओगे। केवल वीडियो को देखने से नहीं होगा, आप लोग को जो वीडियो को पॉज करना है और सवालों को लिखना है और इन सवालों को खुद से लिख कर प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ठीक है, हाँ। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के किन्हीं 2 लाभों के बारे में बताना आप लोग को। तो हम लोगों ने जो है पढ़ रखा है समकालीन विश्व राजनीति के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके कोई 2 फायदे बताने हैं। तो आप दिमाग में अपने रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाने का पहला फायदा क्या है दोस्तों, कि ये 2 देशों के बीच में युद्धों को रोकता है। क्या करता है दोस्तों, युद्ध जो होता है ना उसको ये रोकने का प्रयास करता है। दूसरा आप फायदा बता सकते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तीसरा आप क्या बता सकते हैं कि भाई ये पर्यावरण के मुद्दों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों को जो है उनका ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, यह आतंकवाद को रोकता है दोस्तों। तो आप ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर बता सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि भाई गठबंधन की सरकारों के कोई 2 लाभ बताइए। गठबंधन की सरकार क्या होती है दोस्तों, तो गठबंधन की सरकार वो होती है जब किसी चुनाव के अंदर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। जैसे भारत के अंदर क्या है,
अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सत्ता में आना है तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, 50+1% वोट उसके पास होने चाहिए या सीटें होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में किसी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कई बार क्या होता है कि दो जो पार्टियां होती है ना दोस्तों, दो पार्टियां जो होती हैं वो आपस में मिल करके जो है गठबंधन कर लेती हैं, ठीक है। और तो आप लोगों से ये पूछ रहा है कि गठबंधन की सरकार के फायदे बताइए। तो गठबंधन की सरकार का पहला फायदा तो ये होता है कि भाई डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, भाई निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो एक पार्टी के ऊपर ना रह करके दोनों पार्टी के ऊपर होती है। तो मान लीजिए कि अगर एक मनमाने तरीके से काम करेगा तो दूसरा उसका क्या करेगा दोस्तों, विरोध करेगा, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर वो कोई नीति या कोई नियम लेके आते हैं तो जो गठबंधन पार्टी जो दूसरी पार्टी होती है वो उस पर हमेशा क्या करता है दोस्तों, वो उस पर हमेशा निगरानी करता है, जिससे कि जो पार्टी होती है वो अच्छे नियम लेके आती है, आलोचना करता है। तो इस तरह से जो है इसके दो फायदे आप लोग बता सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भाई 1985 में हुए पंजाब समझौते की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में बताइए। तो प्रश्न नंबर 2 नंबर का सवाल है आपका। तो आप लोग को पता है कि भाई पंजाब के अंदर जो है समझौता हुआ था 1985 में, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं राजीव लोंगेवाल समझौता, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, ठीक है ना। और पंजाब के जो उस समय नेता थे, ठीक है, वो कौन थे दोस्तों, लोंगेवाल। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था दोस्तों। समझौते का दो चीज़ों पे समझौता, कई सारे मुद्दों पे समझौता हुआ था। पहला तो समझौता आप लोगों का हुआ था, वो किस चीज़ को लेकर हुआ था दोस्तों, वो हुआ था नदी जल समझौता को लेकर के। बात ये थी कि हरियाणा एवं पंजाब एवं राजस्थान, इनके बीच में जो नदी का जो जल है उसके विभाजन के लिए कई सारे विवाद थे, तो इसको सॉल्यूशन किया गया, इसका समाधान लेके आया गया। दूसरा फायदा ये हुआ दोस्तों कि उस समय जो है पंजाब में स्थिति बहुत ख़राब थी दोस्तों। उस समय जो पंजाब के अंदर जो है कर्फ्यू लगा रखा था एक तरह से, तो खूब खून खराबे वगैरह होते थे। तो वहाँ पर जो है इस समझौते के बाद से न्याय और शांति की बहाली हुई थी दोस्तों, यानी कि पंजाब जो था बिल्कुल शांत हो गया था उसके बाद में। और आप लोग तीसरा अभी बता सकते हैं कि भाई धार्मिक और भाषाई सम्मान किया गया था, ठीक है, गुरुद्वारों को खूब सारे सम्मान दिए गए। ये तमाम आप लोग रीज़न बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से जो है इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है पंजाब और एरिया काफ़ी, मतलब वो स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। चलो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग ये 2 पॉइंट इसके अंदर बता सकते हैं। अगर आपको और भी कोई पॉइंट याद आता तो आप लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप लोग को जो वीडियो को पॉज करके सवालों को लिखना है और खुद से सेल्फ से जो है आप लोग को आंसर देने हैं। फिर प्रश्न नंबर 18 क्या बोलता है दोस्तों, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे विश्व राजनीति का एक हिस्सा बन गए हैं, किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो आप लोगों को इस सवाल को इस तरह से समझने का प्रयास करना है कि भाई आजकल हर देश जो है पर्यावरण की बात कर रहा है, क्योंकि हर देश को पता चल चुका है कि अगर पर्यावरण को हम लोग संतुलित नहीं रखेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो उनका जो भविष्य वो खतरे में है। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल की घटना देखी है कि अमेरिका का जो सबसे बहुत ही विकसित औद्योगिक क्षेत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस एंजलिस, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर कितनी भयानक आग लग गई थी दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया में कितनी सारी आग लगती रहती है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण को हम लोग जो है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, है ना। कितने करोड़ों रुपए का जो है अमेरिका को नुकसान हुआ दोस्तों, है ना। वो पूरा उनका फिल्म उद्योग, वहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के घर थे, वहाँ पर सब कुछ जल के खाक हो गए। तो अब अमेरिका जैसे देश को भी समझ में आ रहा है कि भाई पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम लोग सुरक्षित रखेंगे, संतुलित रखेंगे, तभी जो विश्व राजनीति जो है अच्छी हो पाएगी। तो आप लोग और भी कई सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर दे सकते हैं, है ना। तो सारे देश आजकल आप लोग देखोगे कि भाई किसकी बात करते हैं, चाहे G20 की मीटिंग हो, ठीक है, चाहे आपकी क्वाड की मीटिंग हो दोस्तों, चाहे आपका G7 की मीटिंग हो, सब मीटिंग के अंदर जो है किसकी बात होती है, पर्यावरण की बात होती है दोस्तों, है ना। आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को जो है सवालों को समझना है और करने का प्रयास करना है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखिए 4 नंबर का सवाल है, खंड ग। ये 4 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पहला, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव को बताइए। तो आप लोगों को पता है वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब एक देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने लग जाए किसी भी देश के साथ में स्वतंत्रता से, ठीक है, और राजनीतिक संबंध अच्छे हो जाए, ठीक है, संस्कृति का आदान प्रदान होने लग जाए, खान पान का आदान प्रदान होने लग जाए, तकनीक का आदान प्रदान होने लग जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो इसके 2 नकारात्मक प्रभाव आप लोग को बताने हैं। तो वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव क्या है दोस्तों,
इससे क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि इससे आप लोग बता सकते हैं कि भाई भाषाई भाषाई जैसे कि भाषा का जो है ना, वैश्वीकरण ने एक तरह से भाषा को देखा जाए तो काफ़ी चोट पहुँचाई है। उदाहरण के तौर पर हम लोग भारत के अंदर रहते हैं तो हमारी जो भाषा वो हिंदी है, ठीक है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा है। तो वैश्वीकरण के आने से क्या हो गया है कि लोग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को भूलते जा रहे हैं दोस्तों, है ना। लोग क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। लोग जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो लोग उसको जो है बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, और उसको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और वहीं पर अगर कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से आता हूँ और मेरी जो भाषा है वो भोजपुरी भाषा है, तो अगर मैं 4 लोगों के बीच में भोजपुरी भाषा बोलूँगा तो लोग मुझे जो है थोड़ी-सी हीन दृष्टि से देखेंगे, है ना। लेकिन वहीं पर अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसी तरह से वैश्वीकरण ने क्या किया है कि भाषाओं का जो विकास था, भाषाओं का जो सम्मान है, उसको इसने ख़त्म किया है दोस्तों। पहला एक इसका नकारात्मक प्रभाव हो गया। दूसरा नकारात्मक प्रभाव आप लोग बता सकते हैं वैश्वीकरण से कि भाई खराब खान पान जो है वैश्वीकरण में बहुत ही खराब समाज के अंदर आ चुका है। उदाहरण के तौर पर हमारा खान पान क्या था दोस्तों, हमारा देसी खान पान था, रोटी सब्जी दूध फल। लेकिन वैश्वीकरण के आने से लोग पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है, चाउमीन, ये सब खाने लग गए हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप लोग बता सकें कि वैश्वीकरण के और भी कई सारे नकारात्मक प्रभाव आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं, है ना। हाँ, तो आप लोग को सवाल को इस तरह से समझना है। फिर प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 20 बोलता है कि भाई पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित करने में आई किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ये सवाल रिपीट हुआ है दोस्तों। मैंने इससे पहले जो सेट 1 की वीडियो बनाई थी उसके अंदर यही सवाल पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित न होने के पीछे कारण बताइए। वहाँ पर खैर 2 नंबर में पूछा गया था और यहाँ पर आप लोगों से 4 नंबर में पूछा गया। तो कई बार सवाल रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग को बताना है कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न होने के पीछे क्या कारण है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि भाई वहाँ पर जो है सेना हमेशा जो है हस्तक्षेप करती है, ठीक है। सेना हमेशा क्या करती है दोस्तों, जो है वो सरकार में हस्तक्षेप करती है। दूसरा आप लोग पॉइंट इसके अंदर बता सकते हैं कि भाई धर्म गुरुओं का प्रभाव रहता है दोस्तों, है ना। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है तो धर्म गुरु जो है हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, हस्तक्षेप करते हैं। तीसरा आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं कि किस तरह से जो आतंकवादी संगठन कई सारे हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया और भी कई सारे आतंकवादी संगठन हैं, वो भी जो है सरकार पर दबाव बनाते हैं। फिर वहाँ की जनता जो है वो काफ़ी अशिक्षित है। तो ये तमाम रीज़न है जिसकी वजह से लोकतंत्र जो है वहाँ पर कायम नहीं हो पाता है, ठीक है। ये वाला सवाल जो है, सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग विकसित करने की क्षेत्रीय पहल की। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ये सवाल आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप लोगों से क्या बोल रहा है। भारत की स्वतंत्रता के समय से लेकर भारत में विलय तक दौरान सिक्किम में घटित घटनाक्रम के बारे में बताना है। हम लोग को पता है कि भाई सिक्किम जो था 1975 के अंदर भारत का क्या बन गया था दोस्तों, एक राज्य बन गया था दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है कि राज्य बनने तक उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से जो है आंदोलन किए गए, कौन कौन से जो है समझौते हुए, तमाम चीज़ें आप लोग को इसके अंदर बतानी है। फिर प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है कि भाई 1975 में लागू किए गए आपातकाल से सीखे गए किन्हीं 2 सबक के बारे में बताइए। सवाल 4 नंबर का है, 2 बोल रहा है लेकिन आपको 4-5 सबक बताने हैं। तो हम लोग को पता है कि भाई भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो है 1975 के अंदर क्या लगा दिया था दोस्तों, 2 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया था। और इमरजेंसी के अंदर दोस्तों जितने भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी सब छीन ली गई थी। जितने भी विपक्षी पार्टी थे सबको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेताओं को जो है जेल के अंदर ठूसा गया था, खूब उनको बेरहमी से पीटा गया था। यानी कि भारत के अंदर जो है आज़ादी एक तरह से ख़त्म कर दी गई थी। जिसका परिणाम क्या हुआ था कि 77 का जब चुनाव किया गया था तो कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं कि भाई 2 सबक क्या थे कि लोकतंत्र को कभी भी जो है दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लोगों के अधिकारों को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आप लोग ये इसके अंदर बता सकते हैं। फिर आप लोगों से जो है अगला सवाल पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 23, ये भी 4 नंबर का सवाल है। क्या बोल रहा है कि भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी 9 स्वतंत्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। यानी कि सोवियत संघ का तो 1992 के अंदर विघटन हो गया, है ना। और उसके बावजूद भी जो है सोवियत संघ के जो है अच्छे संबंध बनाए रखे जो। लेकिन रूस और भारत के बीच संबंध अभी भी सबसे अधिक सौहार्दपूर्ण है। किन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से बताइए कि क्या कारण है कि अभी भी जो है रूस और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग को बताना है। पहला रीज़न तो जो मैं इसका मानता हूँ कि भाई रूस और भारत जो है एक आसपास के देश हैं, ठीक है। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि सीमा साझा करते, लेकिन बहुत पास में। हमारी भौगोलिक स्थिति एक
कुछ ना कुछ 50% एक जैसी है। वो अलग बात है कि रूस के अंदर बहुत ठंड पड़ती है, तो आसपास का देश है। दूसरा, रूस ने भारत के अंदर बहुत सारे निवेश कर रखे हैं दोस्तों। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था ना, कई सारी उद्योग वगैरह जो है रूस ने स्थापित किए थे, कई सारी अपनी तकनीक हमें रूस ने दी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में रूस के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार वगैरह होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस हमें बहुत सपोर्ट करता है दोस्तों, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, हाँ, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग इसके अंदर बता सकते हैं। आज भी देखिए, हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन कौन है दोस्तों? रूस है। रूस ने हमारी हर मोड़ पर मदद की है, वो चाहे पाकिस्तान से भिड़ने के संबंध में हो, चाहे अमेरिका से भिड़ने के संबंध में हो, रूस ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। इसी के विपरीत, इसी के ऑपोजिट में आप लोगों मतलब इसी के ऑप्शन में आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि शीत युद्ध काल के दौरान किसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित थी, फिर भी सोवियत प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो इसे अमेरिका से अलग करती थी। सिंपल सा सवाल आप लोगों से ये पूछ रहा है कि आपको सोवियत प्रणाली के बारे में बताना है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा सोवियत प्रणाली कि भाई विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक, वहाँ से पिन से लेकर कार तक बनाया जाता था। अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पर हर चीज़ का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आप लोग ये तमाम चीज़ें बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल आप लोग को समझना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये समझ में आया होगा। ये था आप लोगों का जो है दोस्तों सेक्शन बी और सेक्शन सी, 2 नंबर के सवाल और 4 नंबर के सवाल। इसके बाद आप लोग का जो है पैसेज का सवाल होगा और आप लोग का जो है एक कार्टून मिलेगा, उसमें से आप लोग को प्रश्नों को उत्तर देने हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों से मैप पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है वीडियो समझ में आई होगी, सवाल आप लोग बेहतर तरीके से उनसे रूबरू हो गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे दोस्तों, तो आप लोगों से जो है विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप लोग जो है मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं और भी कई सारे पेपर आप लोग के सामने लेके आऊँगा, रिवाइज कराऊँगा, ताकि आप लोग जो है अपने बोर्ड के पेपर में जो है 95+ स्कोर कर सकें दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना।